जी, प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। चैनल आप देख रहे हैं आलिया शाह ऑफिशियल। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, उसके ऊपर बहुत क्लिप्स वायरल हुए, प्रोग्राम्स हुए, डिबेट्स हो रही हैं और हमने तो बहुत तारीफ की। आपने मेरा प्रोग्राम देखा ही होगा, लेकिन इस पे अब एक और सूरत चल निकली है और वो ये हुआ है कि सिचुएशन ये है कि अब कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ से कि जो उस पर तनकीद करें कि जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पर जो मुंबई की बात की और वहां पर होने वाले हमलों की बात की और पाकिस्तान के हवाले से उसमें जो है उन्होंने कहा कि वो लोग वहां पे हमला करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह की बातें की। फिर उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि यहाँ से फनकार तो वहां पे जाते हैं, वहां से जो है तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं की गई। तो इसके ऊपर अब यहाँ से कुछ क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया है, किया जा रहा है, जिसमें हमने देखा खासतौर पर फिल्म स्टार हैं शान और सबूर अली, वो भी मेरा ख्याल है एक्टर हैं। इसी तरीके से कुछ और लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सोशल क्रिटिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वैसे तो ये एक सरकारी अफसर थे, अब नहीं है, लेकिन हम इनको देखते रहे हैं ब्लैक होल में। ये बहुत अच्छा तबसरा करते रहे, सवालात करते रहे, कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो कि कम लोग उठाया करते हैं। तो हमने सोचा कि इनसे जरा बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू। सीम साहब, ये जो सिलसिला हुआ और इस पे हमने देखा कि जब फिल्म स्टार शान ने इसके ऊपर ये कहा कि वो यहाँ पर आए और फिर उन्होंने तैयार की अपनी ट्वीट, जिसमें कहा कि ये जो है, ये जावेद अख्तर ने यहाँ पर आकर ये बात की है, क्यों की है, ये जो बुरा मनाया जा रहा है। आपने उनको कुछ जवाब दिया, तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपका इस बारे में क्या कमेंट है? देखिए, मेरा कमेंट ये है कि जावेद अख्तर एक निजी महफिल में थे और उन्होंने रैंडमली वो बात नहीं की। वो जाहिर है कोई वहां पे किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई वजाहत तलब की होगी, तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्स में वो सब कुछ कहा। और जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसमें तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने कहा। अब उस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अदाकार शान की तरफ से पहले, और उसने वहां पे ट्वीट किया और उसमें जावेद अख्तर को खासा क्रिटिसाइज किया। और उसने बाकायदा डीजीआईएसपीआर को टैग किया उसमें। अब पता नहीं उसको क्यों टैग किया, मुझे तो समझ नहीं आई कि उनका क्या तल्लक है इसके साथ, उनको टैग कर रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली उन्होंने एक तो गुजरात की बात की थी ना, तो गुजरात के जी मुसलमानों के बारे में वो बात नहीं करते। अब ये तो खैर उनसे हम पूछ सकते हैं और उनके जो इस बारे में जो उनकी राय है जावेद अख्तर की वो ली जा सकती है। लेकिन बात ये है कि देखें, वो मुझे लगता है कि जावेद साहब ने एक तरह का शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि हम जो इंडिया के मुसलमान हैं हम सफर करते हैं, हम हमें बहुत बर्दाश्त यानी करना पड़ता है बहुत सी चीजें जो इस वजह से होती हैं कि वहां से दहशत गर्दी होती है। यानी अगर आप कश्मीर में दहशत गर्दी करेंगे मुसलमान जाके, या वो मुंबई में करेंगे, या वो दिल्ली में करेंगे, या वो पठानकोट में करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो मुसलमान कर रहे हैं ना, वो कोई यहूदी तो नहीं कर रहे, कोई यूरोप से या जनूबी अमेरिका से तो लोग आके नहीं कर रहे। तो वो उन्होंने एक तरह का शिकवा किया कि जी आपकी इन हरकतों की वजह से या जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी वजह से जो भारतीय मुसलमान है वो उसको सफर करना पड़ता है। प्रोबेबली ये उनका ख्याल था। और दूसरी चीज इसमें मैं ये भी कहना चाहूं कि ये जो शान साहब ने कहा है ना, ये बज़ाहिर तो लग रहा है जी वो बड़े हमदर्द हैं गुजरात के मुसलमानों के, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि वो मुसलमानों के हमदर्द हैं। अगर वो मुसलमानों के हमदर्द हों तो फिर वो चीन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों, फिर वो यमन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों। वो भारतीय मुसलमानों के हमदर्द हैं। और यही भारतीय जो मुसलमान है जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो भारतीय मुसलमान नहीं होते, फिर वो भारतीय शहरी बन जाते हैं। फिर उनकी निगरानी होती है, फिर उनको देखा जाता है जी कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई हमदर्दी वगैरह नहीं है कि इनको कोई भारतीय मुसलमानों से बड़ा इनको इनका कोई लगाव है या इनकी दिलचस्पी है। देखें, ये टू तो नेशन थ्योरी जो थी वो आपने उसकी वजह उनको से क्या सफर तो किया ना वहां के मुसलमानों ने। जी। सर, जी आपने उनको आलिया। क्या जवाब दिया? मैंने मैंने तो उनको कुछ और जवाब दिया था। मैंने कहा जी कि बात यह है कि आप दुनिया के मुसलमानों के मामे ना बने।
आप अपने मुल्क में देखें कि यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि अभी पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे जो कुछ हुआ, यानी आप देख लीजिए कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, वो जो 100 से ज्यादा पुलिस वाले हमने मार दिए यहाँ पे, उनको, यानी मारने वाले भी तो मतलब हम ही में से थे ना। वो भी तो कोई इंडिया से तो नहीं आए थे वो, या जिन लोगों ने, मिसाल के तौर पे, ये आप देखिए कि आ, ये अभी एक पेशावर में एक प्रोफेसर का कत्ल हुआ है, या कुछ माइनॉरिटी मेंबर्स को कसूर में, वो सब कुछ तो हमारे मुल्क में हो रहा है। तो हमें, मेरा ख्याल है, ज्यादा फोकस इन चीजों पे करना चाहिए। और ये जो मामलात हैं कि भारत में क्या हो रहा है और इस रोहिंग्या में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है ये शायद बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक। अच्छा, जी। हम देखते हैं कि आप एक क्रिटिकल सोच रखते हैं, सवालात उठाते हैं। क्या ये दौर है, इसमें जो सोशल मीडिया है वो एक हमारे पास क्या कहना चाहिए, पैरेलल एक देखिए जी। तौर पर हाँ। सामने आया है? जी जी जी। जी, बात ये है जी कि सोशल मीडिया जो है वो, उसने उन दीवारों को गिरा दिया है जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी। यानी आप देखिए कि आप अगर यहाँ, पहले इंडिया अगर कॉल करते थे तो वो कोई तकरीबन 5.5-6 रुपए की पड़ती थी, अभी भी इतनी है, यानी 3 रुपए 60 पैसे प्लस टैक्सेस। और इसी तरह वीजा लेना बहुत मुश्किल हो गया है दोनों तरफ से। लेकिन सोशल मीडिया जो है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को करीब लाने में। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि गुलजार साहब जो हैं वो, उनके लिए मैंने एक सफेद रंग का एक जोड़ा खरीदा दीना से, और फिर मैंने वो यहाँ से दुबई भेजा, दुबई से फिर वो इंग्लैंड गया, फिर वहां से वो अमेरिका गया, और अमेरिका से फिर वो, उनको वो डिलीवर किया गया। तो बहुत खुश हुए वो इस चीज पे कि वो, उनको एक वाइट कलर का एक जोड़ा जो है वो उस शहर से आया है जिससे वो बिलोंग करते हैं। इसी तरह फिर मैंने और बहुत सी इस तरह की एडवेंचर्स की, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि आनंद बख्शी जो हैं वो पिंडी में मोहल्ला चिटियां हटियां के रहने वाले थे, और उनका घर ट्रेस नहीं हो रहा था। तो फिर मैं बाकायदा तौर पे मैं वहां पे गया, मोहल्ला कुतुबदीन चिटियां हटियां, वहां पे मैं ढूंढता रहा, और फिर एक बूढ़ी खातून मुझे मिली जो उस फैमिली को जानती थी। और उन खातून को फिर मैंने उनको बताया कि मैं उनका घर ढूंढ रहा हूं, तो फिर उन्होंने वो घर मुझे दिखाया कि ये उनका घर है। तो फिर मैंने तस्वीरें भेजी बॉम्बे, और वो तस्वीरें जो हैं वो छपी। और वो फिर उनका जो बेटा है राकेश, उसने बाकायदा तौर पे मुझे कॉल की, और उसने वो बड़ा खुश हुआ कि वो तस्वीरें, फिर उसने किताब पब्लिश की जिसमें कि वो बाकायदा तौर पे उसने वो मेरा जिक्र भी किया, एक्नॉलेज किया। जी। जी आलिया। जी, तो तो आप समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करने में सोशल मीडिया एक रोल प्ले कर सकता है? जी, डेफिनेटली जी, सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, लोगों का एक बहुत आपस में एक राब्ता जो है वो उस्तवार हुआ है यहाँ और वहाँ के लोगों में। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें यूं है कि आप खुद ही कंटेंट राइटर हैं, आप ही ब्रॉडकास्टर हैं, आप ही कंटेंट राइटर और एडिटर ब्रॉडकास्टर हैं, तीनों शोबे आपके पास हैं। तो आपकी फिर आउटरीच पूरी दुनिया में हो जाती है। तो आप बहुत दूर तक आपकी आवाज सुनी जाती है। तो अब ये है कि अब तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मैं लाहौर में था, तो वो मेरी बहन का मसला था, वो कह रही थी कि कोई काम करने वाली नहीं मिलती यहाँ पे। तो फिर मैं जब वहां से अमृतसर गया, तो वहां पे वो नीलू है, वो भी मेरी फ्रेंड है, तो वो भी यही गिला कर रही थी कि वो काम करने वाली नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब ये कि हर जगह पे मसाइल भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। और बड़ा अच्छा फील होता है कि आप लोगों से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि इससे पहले आपके लिए मुमकिन नहीं था।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और जो एक डायनामिक्स हैं उसमें तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी सही तरीके से वो रोल प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाली पॉलिसीज कहीं और से बनती हैं। तो इस सिचुएशन में जब हुकूमतें नहीं सही तरीके से किरदार अदा कर पाती या वो नहीं ला पाती दोनों मुल्कों को करीब, तो मीडिया या सोशल मीडिया आप समझते हैं कर सकेगा? मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है ये अ, बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें लोगों को करीब लाने में। ठीक है, गवर्नमेंट्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं और अपने मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो शायद उन ट्रेंड्स को जो कि एक बेहतर माहौल क्रिएट कर सकें, इसलिए वो अब वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघल रही है और हुकूमतों को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि जो अवाम के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, जो एक एफिलिएशन है, एसोसिएशन है, एक दूसरे के करीब आने की एक वो ख्वाहिश है, उसके लिए अब उन्हें क्या करना है। क्योंकि बात यह है कि रीजन्स जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं करती, पूरे पूरे रीजन्स करते हैं। तो अब हमें भी करीब आना पड़ेगा, इस रीजन के जो बाकी ममालिक हैं उनके करीब आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो अब शुरू हो चुका है सिलसिला। जी लेकिन आलिया। तो आपने बात की वसीम साहब, ये मैं इसे डिसएग्री इसलिए करूंगी कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस रीजन में हमारा हमसाए तो तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे। तो ये जी नजर आता है कि मुल्क ही तरक्की करता है या मुल्क तरक्की नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है जी कि अब क्योंकि हम ये बात इसलिए कह सकते हैं कि हम तरक्की नहीं कर रहे और दूसरे तरक्की कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं नहीं नहीं, कंट्री तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करते हैं, तो हमें भी साथ लेकर चलें, क्या ऐसी बात है? नहीं, देखें, जी जी, वो देखिए ना, उसमें ये है कि वो आ, हम जो हैं, हम यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक मुल्क है जो कि अब काफी पीछे रह गया है। आप बाकी देख लें, इवन आप अफगानिस्तान में देख लें कि उनकी जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आप इस तरफ देख लें, भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, तो ये तो सारे प्रोग्रेस इनकी हो रही है। हम वाहिद एक ऐसा खिता है यहाँ पे कि जिन्होंने अपने आप को अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया यहाँ पे। अदरवाइज तो बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। यानी यहाँ तक कहा जाता है कि अगर हम सिर्फ ट्रेड जो है उसकी इजाजत दे दें तो जो लेवी है वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी। तो हमने पता नहीं क्यों अपने आप को जरा आइसोलेट रखा हुआ है यहाँ से, और हम अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें भी मजबूरन शामिल होना पड़ेगा इस रेस में, और ये तभी मुमकिन है कि हम जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस, अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करें। अच्छा, जी ये जो जी हम आलिया। बात कर रहे थे जी जावेद अख्तर साहब की, तो जावेद अख्तर साहब खैर अब तो वापस चले गए। हमने देखा कि उस तरफ से भी तनकीद उसको उनके ऊपर हुई और अब इस तरफ से स्टार्ट हो गई है। जब वो चले गए तो अचानक ये याद आया कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो वो क्या कह के चले गए। तो वो जो लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं ये सब कुछ। तो क्या ये जो बातें उन्होंने की, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ के, तो हमने देखा ना वसीम साहब, यहाँ के तो इतने बहुत सारे स्टार्स जो वहां पर जाकर जो फ्लरिश हुए, और वहां से तो हमारे तो कोई ऐसा है ही नहीं सोर्स कि हम वहां के फनकारों को यहाँ पे कुछ कर सके। तो ये तो हमें मानना चाहिए, हम क्यों नहीं मान रहे? नहीं, ये तो देखें, बात ये है कि हमारे बहुत से अदाकार, फनकार, अदाकार वहां पे गए, और मेरा ख्याल है अगर शान साहब को भी कोई ऑफर होगी किसी फिल्म में, कोई छोटा मोटा रोल भी अगर वो देंगे तो फौरन ये भागते हुए जाएंगे वहां पे। नहीं हो सकता है बात ये वसीम है साहब कि को, हो सकता है DGISPR से पूछे वो इसी तरीके से टैग करके कि मैं चला जाऊं। जी जी बिल्कुल, वो अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर चले जाएंगे ये। अच्छा, अब बात ये है आलिया के, आप ये देखिए कि ये नुसरत फतेह अली खान वहां गए, वहां उन्होंने गाने गाए, और फिर हमें पता चला कि यार हमारे मुल्क में इतना बड़ा फनकार भी एग्जिस्ट करता है। राहत फतेह अली खान को कितना उन्होंने बूस्ट दिया हर तरीके से। उसके बाद फिर आप देख लें हमारी ये आतिफ असलम वहां पे जाके एक बाकायदा टीवी प्रोग्राम में वो एक जज के तौर पे उन्होंने एक्ट किया है। अदनान समी खान तो खैर वहीं सेटल हो गए हैं। फिर ये जेबा बख्तियार वहां पे गई, ये सलमा आगा गई, ये वीना मलिक गई। वीना मलिक ने तो बड़ी तस्वीरें भी खिंचवाई थी, आपको याद होगा। जी जी और बिल्कुल। उन बाजू सबको पे बड़ी टैटू बनवा कवरेज मिली। जी हाँ बाजू जी। पे टैटू बनवा उन के, हाँ। अब बाजू पे भी जी था वो।
तो और बड़ा कुछ फिर उसके अलावा अच्छा, यहाँ से वो बच्चों। मैंने तो बाजू पे देखा, आपने कहा बाजू पे भी था तो कहीं और भी था इसका मतलब। जी जी, और भी और भी था जी। आपको याद, मुझे तो बाजू पे याद है। अच्छा, ओके। उसके अलावा आप देखिए कि वो छोटे उस्ताद जो थे वो बच्चे वहां पे गए और उन्होंने गाए वहां पे गाने, वो भी फिर पाकिस्तान आए, फिर वो गुमनाम हो गए। आप ये सारे देखिए कि हाँ जी, सायरा रजा गई वहां पे, अमानत अली एक फैसलाबाद का लड़का था वो गए वहां पे और बहुत कमाल का उन्होंने गाया वहां पे उस प्रोग्राम में, उन्होंने जीता वहां पे और यहाँ आए और वो गुमनामी में चले गए। तो ये तो देखे ना, इस चीज को तो हमें मानना चाहिए कि हमारे फनकारों को प्रमोट करने में इंडियन मीडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे लता को कभी इनवाइट नहीं किया गया। मोहम्मद रफी एक दफा आए थे यहाँ पे 60s में, फ्लैटीज होटल लाहौर में ठहरे थे और लाहौर में एक साहब थे, उनका नाम था उस्ताद गाम। उन्होंने फ्लैटीज में फोन किया और उससे कहा, उनको पता चला कि वो आए हुए हैं, कि यार मेरी हजामत का करण कदों आ रहे हैं रफी साहब को। और वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए मोहम्मद रफी के, वो फिर इंडिया गए और उसके बाद दोबारा फिर वो नहीं आए। और उनका इतना बड़ा मकाम है इंडिया में मोहम्मद रफी का। अच्छा, ये बात क्यों की गई? ये किसने क्यों कहा ये? वो एक डिस्ग्रेस करने के लिए, डिमीन करने के लिए, अच्छा, यानी ओके। उनकी इंसल्ट करने के लिए। वो बिल्कुल। बेसिकली वो, चूंकि ऐसे ही फैमिली थी ना वो, थे, तो हम्म वो इस तरह से। तो वो मोहम्मद रफी जब फौत हुए हैं 1980 में, तो पूरे इंडिया में 2 दिन की गजटेड हॉलिडे की गई। और आज आलम यह है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं अमृतसर के पास, वो कोटला सुल्तान सिंह में जो गांव है, और वहां की मिट्टी वो लेके जाते हैं कि यार ये वो मिट्टी है, उस गांव की मिट्टी है जहां पे रफी पैदा हुआ था। और ठीक है, हमने हमने उसके साथ ये किया। ठीक है। अच्छा, ठीक ये है इसका एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जी। एक तो ये कि आपसे थोड़ी सी ये डिसएग्री मैं ये करूंगी कि हम बाकी फनकारों को तो ये कह सकते हैं कि उन्हें वहां से वो बूस्ट मिला, बल्कि राहत फतेह अली खान साहब को भी यहाँ पर हम जो है वो नहीं मान रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा गा रहे थे, इसके बावजूद तो वहां पे वो जैसे ही उन्होंने जाके फिल्म में गाना गाया एक, तो बस फिर वो जो हमने उनको खुदा बनाया, बहुत कमाल के, यानी उनका तो कोई है नहीं इस वक्त नहीं। लेकिन इसमें जो नुसरत फतेह अली खान साहब है, वो मेरा ख्याल है कि हम वो काफी उनको रिकग्निशन मिल चुकी थी जब वो वहां पे गए, तो वहां पर हाँ ये जरूर है कि वहां पर मजीद वो जो है ऊपर गए, लेकिन वो ऑलरेडी एक वो आ चुके थे अपने उसमें। लेकिन मेरा इस वक्त आपसे सवाल ये होगा कि सर ये क्या हमारे मुल्क में जो आर्ट है वो एक जुर्म समझा जाता है? रक्स तो यहाँ पर कोई लड़की अगर दाखिले वगैरह, आप तो शायद किसी एकेडमी में कहीं पर कराची में हो कोई ऐसी जगह, वरना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप यहाँ पे कोई सिंगिंग सीख लें जाके, यहाँ पे आप रक्स सीख लें, यहाँ पे आप गिटार भी पकड़ लें अगर, तो जो कुछ होता है, तो ये जो जुर्म बना दिया गया है ये मुल्लाइज्म की वजह से, और क्या ये कभी खत्म होगा? देखिए जी, बात यह है कि हमारे यहाँ एक तो शुरू से ही कंफ्यूजन रहा है कि जब हमने एक इस्लामी रियासत बनाई तो उसमें फाइन आर्ट्स का क्या मकाम होगा, ये म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, ये सब चीजें जो हैं ये एम्बिगुअस ही रही और अभी भी एम्बिगुअस हैं। हर चीज को हम मजहब से जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये चीज जो है ये जायज है या ना जायज है। तो अब तो खैर बहुत ज्यादा ये कह लें कि मजहबियत हमें आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप देखें तो हम बेसिकली तो इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं ना। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो उसको बड़ा एक उस बड़ी अहमियत दी जाती है, यानी बैसाखी के मौके पे या फसलें जब कटती हैं। और यानी आप शादी देख लें, शादी पे जो मुख्तलिफ होते हैं फंक्शंस हैं, तो वो सारे जो हैं उनमें जब सेलिब्रेशन है तो उसमें फेस्टिविटी भी है, उसमें डांस भी है, उसमें म्यूजिक भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन वो जो एक तबका है वो अब बड़ा स्ट्रांग हो चुका है और वो अब आप न्यू ईयर अगर मनाते हैं तो उस पे भी वो उसको एतराज है कि जी आप न्यू ईयर क्यों मना रहे हैं, या अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं तो उस पे भी एतराज है।
तो हालात तो काफी खराब हैं इस वक्त जी। इस हवाले से आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, आपको लगेगा कि मदरसा बन चुका है। पहले ऐसे नहीं होता था, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब तो यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े एक मदरसे में आ गए हैं। तो बहरहाल ये है जी कि अब क्या कहा जा सकता है, इस कुछ हतमी तौर पे तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि फाइन आर्ट्स की प्रमोशन के लिए जो हालात है ना हमारे यहाँ, वो कोई इतने फेवरेबल नहीं है इस वक्त। तो मैं कोई बहुत ज्यादा इस हवाले से मैं मुतमईन नहीं हूँ। कोई तसल्ली बख्श हालात नहीं है इस वक्त। ओके वसीम जी अल्ताफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने गो के जिस बिंदास तरीके से आप सवाल पूछा करते हैं ब्लैक होल में डॉक्टर परवेज हुद भाई के उधर जो मेहमान आते हैं उनसे, वैसा बिंदास किस्म का आपने कुछ डर डर के जो है वो कुछ चीजें जो है वो छुपा गए हैं, कुछ ये कर ली हैं, लेकिन आपने वो बताया भी नहीं कि आपने उनको जवाब किया दिया शान साहब को, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त बातचीत की और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक आलिया, यू। मैंने ये जवाब दिया था जो मुझे अब याद आ गया है कि मैंने उन्हें कहा था कि शान साहब, आप भारत के मुसलमानों के मामे बनने की कोशिश ना करें। आप अपने अगर इतना ही आपको ख्याल है अकलियतों का, तो फिर यहाँ पे जो कुछ हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर आवाज उठाएं। यहाँ पे जो ईसाइयों की बस्तियां जलाई जाती हैं, उस पर आवाज उठाएं। यहाँ पे जो एक खास अकलियत के साथ जो कुछ होता है सरेआम, उस पर आवाज उठाएं। भारतीय मुसलमानों का जो मामला है ना, वो भारतीय मुसलमान हैंडल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक। और अगर ज्यादा आपको उनकी फिक्र है, तो आप वो 20 करोड़ मुसलमानों को बुला लें यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्हें कहें जी इधर आ जाएं, और उनसे पूछें आप, और उनसे जरा ये भी पूछें कि कितने आना चाहते हैं यहाँ। ठीक है ना, उनसे ये भी पूछ लें कि वो आना भी चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने उनको कहा था। करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया वसीम अल्ताफ और थैंक्स लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम।